कभी सोचा है कि कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं होती हैं? वो एक कहानी होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने वाले हैं, मुगल वास्तुकला की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर मेहराब, हर गुंबद एक पूरे साम्राज्य की दास्तान सुनाता है, जिसे पत्थरों में तराश दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक राजवंश ने, एक डायनेस्टी ने ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसे बना दिया जिसने एक पूरे देश की पहचान को ही बदल दिया। सोचिए, उनकी बनाई इमारतें आज भारत की पहचान का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गई। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि मुगल आर्किटेक्चर कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसे ना एक शानदार डिश की तरह समझिए, जिसमें फारस की नफासत है, तुर्की की मजबूती है और साथ में भारतीय कला का जायका भी। बस इसी फ्यूजन से बनी इंडो इस्लामिक शैली, जो हर बादशाह के साथ और भी बेहतर होती चली गई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं डायनेस्टी के संस्थापकों से, मतलब शुरुआती मुगल बादशाहों से। और पता है, इस पूरी शानदार वास्तुकला की कहानी किसी किले या महल से शुरू नहीं हुई। नहीं, ये शुरू हुई एक बगीचे से। हुआ ये कि साम्राज्य के संस्थापक बाबर जब भारत आए तो अपने साथ अपनी होमलैंड फरगना की यादें भी ले आए, और उन्हीं यादों को उन्होंने पर्शियन स्टाइल के गार्डन्स के कॉन्सेप्ट में ढाल दिया। इस स्टाइल को कहते थे चार बाग, मतलब चार हिस्सों वाला बाग। जरा सोचिए, एक खूबसूरत बगीचा, बीच में से बहते पानी की नहरें उसे चार बराबर हिस्सों में बांट रही हैं। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं था, ये तो धरती पर जन्नत का एक सिंबल था। और आगरा का रामबाग इसका एक बहुत ही बढ़िया अर्ली एग्जाम्पल है। तो बगीचों से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साम्राज्य के पहले ग्रैंड मकबरे पर, हुमायूं का मकबरा। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक बेगम का अपने शौहर के लिए प्यार था। इसे बेगा बेगम ने बनवाया था, और इसी इमारत ने आने वाले मुगल आर्किटेक्चर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। हुमायूं के मकबरे को ना अक्सर ताजमहल का प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहीं पर पहली बार डबल डोम की वो शानदार टेक्निक इस्तेमाल हुई, और वो लाल बलुआ पत्थर और सफेद मार्बल का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त था कि इसने आगे के मुगल इमारतों के लिए एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अकबर के दौर में। वो दौर जहां आर्किटेक्चर ने एक नया, एक बहुत ही विशाल रूप लिया। अकबर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक महान बिल्डर थे, एक विजनरी थे, जिनका जोर हमेशा अलग अलग स्टाइल को मिलाकर कुछ नया, कुछ भव्य बनाने पर रहता था। अकबर की सोच छोटी थी ही नहीं, वो एक पूरी की पूरी नई राजधानी बनाना चाहते थे, बिल्कुल स्क्रैच से। और उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया, फतेहपुर सीकरी के रूप में। एक पूरा शहर जो लगभग पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से तराशा गया था। कमाल है। लेकिन फतेहपुर सीकरी की कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जितनी दिलचस्प है, उतनी ही थोड़ी दुखद भी। ये शहर जितनी तेजी से बना, उतनी ही तेजी से खाली भी हो गया। सोचिए, 1571 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और सिर्फ 14 साल बाद 1585 में पानी की कमी की वजह से इस शानदार कैपिटल को छोड़ना पड़ा। एक जीती जागती राजधानी एक तरह से भूतिया शहर बन गई। और फतेहपुर सीकरी सिर्फ महलों का कोई कलेक्शन नहीं था, नहीं, ये एक जीता जागता फंक्शनिंग शहर था। यहाँ शानदार जामा मस्जिद थी, प्राइवेट मीटिंग्स के लिए दीवाने खास, आम जनता की सुनवाई के लिए दीवाने आम, और वो हवादार पंच महल भी। मतलब एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट सिटी का प्लान था ये। तो अब हम पहुंच रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर के गोल्डन एज में, जहांगीर और शाहजहां का दौर। ये वो टाइम था जब लाल पत्थर की मजबूती की जगह सफेद मार्बल की नजाकत ने ले ली। एक बड़ा शिफ्ट था ये। जहांगीर को एक रिफाइनर कह सकते हैं। उनका फोकस था इमारतों की छोटी छोटी बारीकियों पर, सजावट पर। दूसरी तरफ थे शाहजहां, एक ग्रैंड बिल्डर, जिनकी नजर हमेशा परफेक्ट सिमेट्री और शान और शौकत पर होती थी। और इन दोनों ने मिलकर मुगल आर्किटेक्चर को उसके पीक पर पहुंचा दिया। जहांगीर के दौर की एक ऐसी ही नायाब मिसाल है एतमादुद्दौला का मकबरा। लोग इसे प्यार से बेबी ताज भी कहते हैं। महारानी नूरजहां ने इसे अपने माता पिता के लिए बनवाया था, और ये इमारत ये दिखाती है कि मुगल आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। और यहीं पर इसी मकबरे में पहली बार पिएत्रा ड्यूरा टेक्निक का इतने बड़े स्केल पर इस्तेमाल हुआ। पिएत्रा ड्यूरा है क्या ये? बस ऐसा सोचिए कि सफेद मार्बल के ऊपर कीमती रंगीन पत्थरों को ऐसे जड़ा गया है जैसे फूल पत्तियों की कोई पेंटिंग हो। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये पत्थर पर की गई चित्रकारी थी, बहुत ही बारीक और बेहद खूबसूरत।
और अब आते हैं उस इमारत पर जो खुद मुगल आर्किटेक्चर का नहीं, शायद भारत की पहचान का सबसे बड़ा सिंबल है, ताजमहल। यूनेस्को इसे भारत में मुस्लिम कला का गहना कहता है, और सच कहूं तो जब इसे कोई देखता है तो लगता है कि ये बात 100% सच है। ताजमहल हर तरह से परफेक्ट है। ये शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज महल के लिए मोहब्बत का वो नजराना है जो अमर हो गया। सोचिए, राजस्थान के मकराना से लाया गया वो दूधिया सफेद मार्बल, उस पर पिएत्रा ड्यूरा की वो नाजुक कारीगिरी, और इसकी जो परफेक्ट सिमेट्री है, हर तरफ से एक जैसा दिखना, ये सब मिलकर इसे एक ऐसा आर्किटेक्चरल वंडर बनाते हैं जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं। लेकिन जैसा होता है, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। तो अब हम मुगल आर्किटेक्चर के आखिरी फेज में चलते हैं, औरंगजेब का समय, जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई थी। पर हाँ, इस स्टाइल की जो लेगेसी है वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। और इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ताजमहल और बीबी का मकबरा को कंपेयर करना। देखिए, एक तरफ है शाहजहां का ताज, जो दिखाता है कि शाही खजाने में कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ है औरंगजेब के दौर का बीबी का मकबरा, जो साफ साफ बताता है कि अब रिसोर्सेज और स्केल दोनों ही लिमिटेड हो चुके थे। बीबी का मकबरा, इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में इसे बनवाया था। माना कि इसमें ताजमहल जैसी वो शान शौकत नहीं है, लेकिन ये उस महान आर्किटेक्चरल स्टाइल को दी गई एक आखिरी श्रद्धांजलि, एक आखिरी सलामी की तरह है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? मुगल आर्किटेक्चर ने हमें आखिर क्या दिया? एक ऐसी लेगेसी जो आज भी हमें हैरान कर देती है। एक यूनिक इंडो इस्लामिक स्टाइल, शाही पावर का एक जीता जागता सबूत, और हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक लंबी शानदार लिस्ट। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है। तो आखिर में एक सवाल जरूर रह जाता है, ये जो इतनी विशाल, इतनी शानदार इमारतें हैं, ये हमें पावर की एम्बिशंस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में क्या बताती हैं? ये सिर्फ आर्किटेक्चर की कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत गहरा सबक भी है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?